अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हफ्ते की शाम है और पाकिस्तान से इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह की तवक्को थी कि उनके हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान में मंजरनामा ही बदल जाएगा। पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिविटी का अलंबरदार बन चुके थे काजी फायज ईसा साहब गुज़श्ता 13 माह के दौरान, और अब वो पाकिस्तान की सरजमीन से ही उड़नछू हो चुके हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं उस पर बात करेंगे। और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने आते ही कौन से 3 अहम और बड़े काम किए हैं, और अब हमारे पिंडी वाले, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले और उनके साथ पार्टनर इन क्राइम हमारी फेडरल गवर्नमेंट, मैंडेट चोर हुकूमत, वो क्या सोच रहे हैं, और क्या वाकई पिंडी और इस्लामाबाद में लोग अंगश्त बदनदां हैं, देख रहे हैं मुंह में उंगलियां डाले कि ये हमारे साथ हो क्या गया। हमने तो जजेस को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लड़ाई की तरफ जा ही नहीं रहे। और अब क्या पिंडी वाले और ये मैंडेट चोर हुकूमत, फॉर्म 47 वाली हुकूमत, क्या इनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो जजेस के सामने खड़े हों और वाकई पाकिस्तान में दोबारा उसी तरह का माहौल पैदा हो जिस तरह का गुज़श्ता 13 माह के दौरान रहा। मेरे ख्याल में हम ये अफोर्ड नहीं करते, और अब पाकिस्तान के काले कोर्ट को, पाकिस्तान की अवाम को जजेस के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जजेस आपस में मुतहद होकर खड़े होने का फैसला कर चुके हैं। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी की बात। जिस तरह हमने आपको चंद रोज पहले बताया था कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने हलफ लेने से पहले जब उन्हें यह ओहदा ऑफर किया गया तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला समेत तकरीबन तमाम ब्रदर जजेस से मशवरा किया, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हुकूमत की ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की ऑफर कबूल कर ली जाए, और उसके बाद फिर मामलात एक एक करके देखे जाएं। आज ईवान सदर में जो तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, उसके अहवाल इस्लामाबाद से रिपोर्टर्स जो बताते हैं, रिपोर्टर्स का कहना यह है कि ओवरऑल तासर ऐसा था कि ये कोई उस तरह का तकरीब नहीं थी जिस तरह काजी फायज ईसा साहब का हल्फ उठाते हुए हुई थी। क्योंकि आपको याद होगा काजी फायज ईसा साहब ने तो रिवेंजफुल मोड में होते हुए, मोड और मूड दोनों उनके रिवेंजफुल थे, उन्होंने अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके हल्फ उठाया था, और उसी वक्त से लग रहा था कि ये अपना हिसाब बराबर करेंगे सदारती रेफरेंस वाला, जो उनके खिलाफ इमरान खान ने नहीं, इमरान खान के दौर में पिंडी वालों ने उनके खिलाफ कराया था। लेकिन पिंडी वालों की तरफ क्योंकि काजी साहब की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पिंडी वालों को चैलेंज करते, अलबत्ता वो पिंडी वालों के पार्टनर बन गए और उन्होंने इमरान खान और आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। लेकिन वक्त का यही खूबसूरती है कि जैसा भी वो गुजर जाता है, बिल आखिर ये वक्त गुजर गया, और अब काजी फायज ईसा साहब की जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं, पता नहीं ये नई हैं या पुरानी, लेकिन वीडियोस यही आ रही हैं, और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स भी ये बताते हैं कि वो मुल्क छोड़ चुके हैं। मेरे ख्याल में कुर्सी से उतरने के बाद शायद 24 घंटे भी काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में नहीं गुजार सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त भी एक बेकरी शॉप पे डोनट सेल्समैन उन्हें अगर ये कह सकता है कि काजी साहब आप पर लानत, तो अब अगर वो काजी साहब बाहर निकलेंगे तो न जाने उनके साथ क्या सलूक हो। इसलिए काजी साहब ने और उनकी मिसेज ने यही बेहतर जाना कि वो ये मुल्क छोड़ जाएं और लंदन अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। अब वापस आते हैं इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की हल्फे तकरीब वफादारी में सहाफी बताते हैं कि उन्होंने तकरीबन तमाम जजेस से बातचीत की, सारे बड़े पुरुमीद थे और बता रहे थे उनसे, वो कहते हैं हमने सीधा सीधा पूछा, आदिल सरफराज बता रहे थे कि इस्तीफे, उन्होंने कहा कौन से इस्तीफे, कोई इस्तीफे नहीं दे रहा, हमारी कोशिश है कि सब काम करें और मिलकर काम करें। ये जजेस का तासर था। जस्टिस याह्या तो चाहते होंगे, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो तो सबको साथ लेकर, और उनकी शोहरत भी ऐसी है। जब वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे तो उस वक्त भी उनके बारे में यही तासर था कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और अब उन्होंने तकरीब हल्फ वफादारी के बाद, ओहदा संभालने के फौरन बाद, हालांकि आज सैटरडे था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी किए हैं। सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उन्होंने रिविजिट किया और दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस मंसूर अली शाह और खुद उसमें शामिल हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को आज से नौ तश्कील दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को काजी फायज ईसा साहब ने निकाला था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को लेके आए थे, और मंसूर अली शाह साहब ने उस कमेटी में बैठने से इनकार किया था। तो अब वापस पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बहाल हो गई है, जिसने फैसले करने हैं कि कौन सा मुकदमा कहाँ लगना है और किस तरह मामला आगे चलाने हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहला काम तो उन्होंने ये किया और ये मैसेज दे दिया उन्होंने कि अब बंदा आ गया है, वो बंदा जिसके कहीं इधर उधर ताने बाने नहीं मिलते, वो कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं से टेलीफोन कॉल्स या कहीं से इंस्ट्रक्शन लेकर नहीं चलता, बल्कि
आइन कानून के मुताबिक जो उसे ये ओहदा दिया गया है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, और उनके ब्रदर जजेस के साथ मशवरा करने के बाद वो बेहतर समझता है वो कर रहा है। पहला काम उन्होंने ये किया और लग भी ये रहा है कि शायद ये फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं। बाकी हमारा तासर उनके बारे में ठीक था कि वो मशवरा कर रहे हैं और मशवरा करके उन्होंने हलफ उठाया है और आगे वो बेहतर करने की चीजें करेंगे, लेकिन ये अंदाजा किसी को नहीं था कि वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे और पहले दिन से खेलना शुरू कर देंगे। पहला काम तो उन्होंने ये किया। दूसरा, उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। पेशावर हाई कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी वो कोई मामला होता था तो फुल कोर्ट बुला लेते थे पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की और वहां मामला रखते थे। बयान ऐसा ही उन्होंने अब भी किया। अब मंडे वाले दिन फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है जिसमें वो ये सारे मामला रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइंदा अपने उन्होंने मुद्दत के दौरान चलाना कैसे है। तीसरा सुनने में यह है कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के भी अहकाम जारी कर दिए हैं, लेकिन उसे मशरूत कर दिया है कि किसी का भी तमाम मुकदमात लाइव स्ट्रीम किए जाएं, पाकिस्तान भर के लोग देख सकें कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3, कोर्ट रूम नंबर 1 से लेकर कोर्ट रूम नंबर 7 तक क्या हो रहा है, कौन से मुकदमात समात हैं और क्या चल रहा है। लेकिन मशरूत शर्त यह है कि जो साइरीन होंगे, जिनका वो केस होगा, उनसे इजाजत लेना पड़ेगी। अगर वो चाहेंगे कि हमारा केस पूरी दुनिया को दिखाया जाए, पूरे पाकिस्तान के लोगों को दिखाया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए तो फिर की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है। देखें इसके आगे चलकर असरात क्या होते हैं, क्योंकि इससे जजेस की कारकर्दगी भी लोगों के सामने आती है और वकला की भी, क्योंकि हमारे यहाँ वकला ने भी बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ इर्द गिर्द अपने प्रोमोटर रखे हुए हैं और उन प्रोमोटर्स की प्रमोशन की वजह से वो करोड़ों की फीस लेते हैं। हालांकि अमली तौर पर वो क्या करते हैं ये आपने गुज़श्ता चंद लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान देख लिया कि कुछ वकला तो ऐसे हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान, बड़े बड़े नाम, लेकिन उनसे बोला नहीं जाता कोर्ट में जाके जजेस के सामने। अलबत्ता इस तकरीब अल्फ़ी वफादारी में जजेस ने जो सहाफ़ियों से बात की उन्होंने इंतजामी मुदाखलत से, हुकूमत की मुदाखलत से वो नाखुश नजर आए। तो अब यकीनन ये इजहार करेंगे फुल कोर्ट इजलास में भी तमाम जजेस कि हम हुकूमती मुदाखलत नहीं चाहते। और जिस तरह याया अफरीदी फ्रंट फुट पर खेलने पे आ गए हैं और उनके दस्ते रास हैं जस्टिस हतर मिनल्ला और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे सीनियर ब्रदर जजेस भी उनके साथ हैं मुशावरत के लिए और सारे मिलकर चलना चाहते हैं, तो यकीन माने इस मैंडेट चोर हुकूमत, फॉर्म 47 वाली हुकूमत, कमजोर हुकूमत और पिंडी वालों के सहारे पे चलने वाली हुकूमत में इतनी हिम्मत और सकत नहीं कि वो इनके सामने खड़ी हो सके। लेकिन इसके बावजूद आसमा शिराजी जैसी हुकूमती तर्जमान सहाफियों के जरिए ये खबरें लॉन्च की जा रही हैं कि हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला किया है और शायद आइंदा चंद दिनों में वो तरमीम आ जाए। अब अगर हुकूमत ये करती है तो मेरे ख्याल में ये बारूदी सुरंग पर पांव रखने वाली बात होगी। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि ऐसी बारूदी सुरंगों पर पांव रखे और फिर कहीं नजर भी ना आए? क्योंकि अगर अदलिया से लड़ाई लड़ने का आजम नजीर तारड़ जैसे नाआकबत अंदेश हुकूमती मशीरों ने और वजीरों ने फैसला किया तो यकीन माने इस सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी बेंच की तश्कील का मामला तो उन्होंने रखना ही है, तमाम जजेस ने ज़ेर बहस लाना ही है और उस पर कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा। और अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात ना मानी तो यकीन माने ये पहली बारूदी सुरंग साबित होगी। दूसरा मामला 6 जजेस का खत पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उसे भी उठाएंगे। उस पे काजी फायज ईसा साहब की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे ये नए चीफ जस्टिस। और तीसरा मामला है 8 फरवरी के इंतखाबात का। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पीटीआई की पिटीशन और मुख्तलिफ पिटीशंस पड़ी हुई हैं, वो भी अगर खोल ली जाए फाइल्स तो यकीन माने इस हुकूमत को भागने में देर ना लगे। लेकिन वो इस हुकूमत को भगाने में जजेस ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि वो आइन और कानून के मुताबिक उनके पास जो जो पिटीशन, जो जो दरखास्तें, जो जो साइलिन पहुंचे हुए हैं उन्हें वो इंसाफ फराम करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता जब वो इंसाफ फराम करने की कोशिश करेंगे तो निशाने पे ये मैंडेट चोर हुकूमत आएगी। क्यों कि 63A हो, लोटा साजी की काविशें हों, 8 फरवरी के इंतखाबात हों, 6 जजेस के खत हों और पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने वाला मामला हो। और अगर ये सारे मामले आईनी बेंचेस में चले जाते हैं और आईनी बेंचेस में भी जो भी उसकी तश्कील बनती है, जो भी उसकी फॉर्मेशन होती है, इनके अलावा भी ये मैंडेट चोर हुकूमत अगर इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ही चंद वज़रा के और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहां जहां मुबैना तौर पर नाम बताए जाते हैं या इनके साहबजादगान के मामलात उठा लिए जाएं तो यकीन माने ये भागते हुए पाकिस्तान से उसी तरह देर न लगाएं जिस तरह काजी फायज ईसा साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं लगाई। जो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से काजी फायज ईसा साहब उतरे, उनके उतरने से पहले मियां साहब भाग गए और आए भी पाकिस्तान उस वक्त थे जब काजी फायज ईसा साहब ने जिस रोज हलफ उठाया था। जिस दिन उनका हलफ का टाइम खत्म हुआ मियां नवाज शरीफ साहब भाग गए। अब पता नहीं लंदन जाकर वो दोबारा बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे तो किस बात पे करेंगे कि मुझे क्यों निकाला और मुझे चौथी दफा बुलाकर क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया। क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना, मियां साहब आपको पाकिस्तान में आपके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन दोनों पे आपका एतबार नहीं है, आपका सिर्फ एतबार था तो काजी फायज ईसा पे। और काजी फायज ईसा साहब क्या करते रहे अपने टेन्योर के दौरान, ऊपर पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। अब बात करते हैं कि इमरान खान ने
दाढ़ी इमरान खान की क्यों बड़ी हुई है अडयाला में। खबरें ये हैं कि इमरान खान ने एहतजाजन शेव ना करने का फैसला किया है और ये इतलात पिंडी वालों के पास हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज तक पहुंच चुकी हैं और इसी वजह से आज से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब अडयाला के 8000 कैदी अपने फैमिली से, अपने वकला से, अपने लोगों से मिल सकते हैं और आज से या कल से इमरान खान की भी अपने खानदान के लोगों से और अपने वकला से और अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बातें खुलकर सामने आएंगी कि किसने कितना क्या खोया क्या पाया 4 अक्टूबर से लेकर 26-27 अक्टूबर तक, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का दरमियान में सीन चला। उसके अलावा बैरिस्टर गोहर की लड़ाई फैसल चौधरी के साथ, और ताज़ा तरीन यह है कि फैसल चौधरी ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन की हुई थी उस पर बैरिस्टर गोहर बोले हैं और उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी की पिटीशन भी अब उसकी नहीं रही, वो हमारी है। हमने खुद भी की हुई है इमरान खान की जेल में सहूलतों के हवाले से। अब दोनों पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी लेकर चलेगी। देखें ये बैरिस्टर गोहर वर्सेस फैसल चौधरी या फैसल चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा, ये जो पीटीआई की वकला की और पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयां हैं ये कहां तक आगे चलती हैं, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर फैसल चौधरी भी इमरान खान के साथ लॉयल है, सलमान अकरम राजा की लॉयल्टी पे भी किसी को शक नहीं करना चाहिए और बैरिस्टर गोहर भी इतने अरसे से पार्टी को, बेशक उनमें इतनी हिम्मत सकत नहीं है उस तरह ऑल आउट जाने वाली, लेकिन इसके बावजूद वो चला रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में आपस में इस तरह उन्हें लड़ाइयां झगड़े ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि उन्हें ये एनर्जीज अपनी पिंडी वालों के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इनकी साजिशों के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। चे जाए कि ये उनके फैलाए हुए जाल में फंसे और आपस में लड़ लड़ के अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहें। और अब बात करते हैं इस मैंडेट और हुकूमत के चीफ सहाफती तर्जमान और मुशीर जनाब नजम सेठी साहब की। वो मियाँ साहब के लंदन पहुंचने से पहले लंदन पहुंच चुके हैं अपने बच्चों के पास और वहां से वो गुज़श्ता तकरीबन 2-3 हफ्ते से प्रोग्राम कर रहे हैं अपना जो करते हैं। उस प्रोग्राम में वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पे बड़ा खूबसूरत तबसरा शाहीन साहबाई साहब ने अपने ट्वीट में किया है। और शाहीन साहबाई साहब का ट्वीट मैं इसलिए आपके साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तान में ट्विटर बैन है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचता नहीं है। शाहीन साहबाई साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं, ये माशे कितने बहादुर हैं। नजम सेठी साहब के बारे में कह रहे हैं, हर मिनट बाद एक टू टू वो जो प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि बार बार वो पिंडी वालों का जिक्र करना चाहते हैं लेकिन दरमियान में टू टू लग जाती है। वो इतनी हिम्मत नहीं है उनमें और उनके चैनल में। रोज टीवी पर बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं और सारे फौजी टाउट्स की कहानियां मजे ले लेकर सुनाते हैं और मिर्चें नमक भी डालते हैं। मगर नजम सेठी को कितनी इजाजत है, जरा गौर करें। वो फौज का नाम नहीं ले सकते, यहां तक कि वो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कह सकते। मैंने कई शो देखे मगर जहां भी वो एस्टेब्लिशमेंट बोलने लगते हैं एक खामोशी या एक लंबी टू की आवाज आती है। मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया मगर मुश्किल काम है और अगर कोई जवान उनके 1-2 प्रोग्राम ही स्कैन कर ले तो 20-25 जगह टू टू सुनाई देगी। बूटों की नौकरी करनी है तो फिर उंगलियां तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये शाहीन साहबाई साहब का तबसरा है नजम सेठी की सहाफती कारकर्दगी पे। मेरे ख्याल में इन दिनों वो सहाफती पाकिस्तान के अवाम की, क्योंकि हम वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जर्नलिस्ट मस्ट रिमेन लॉयल टू इट्स सिटीजन्स। तो नजम सेठी साहब पाकिस्तान के सिटीजन्स के साथ तो लॉयल नहीं रह सके, लेकिन वो लॉयल्टी अपनी पिंडी वालों के साथ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ और बैक वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी लॉयल्टी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि उनके 20-25 मिनट के प्रोग्राम में 35-40 दफा दरमियान में उन्हें टू टू सेंसर करना पड़ती है उनकी अपनी गुफ्तगू, जिससे यकीनन लोग अनाइड होते होंगे। लेकिन शाहीन साहबाई साहब ने अच्छा किया कि मेंशन कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अननोटिस जाती हैं और अगर लोग नोटिस कर भी लें तो लोगों का उस पर तबसरा करने की हिम्मत नहीं होती कि जी नजम सेठी बहुत बड़ा नाम है। बड़े नाम होंगे लेकिन बड़ा नाम उन्हें किसने बनाया? आप लोगों ने, व्यूअर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने। अगर आपके साथ वो मुखलिस नहीं है तो फिर वो किसी काम के बड़े नाम नहीं है। अपनी जात की हद तक अपने बच्चों के लिए होंगे जिनके पास वो इन दिनों लंदन में बैठे हुए हैं और अब मियाँ साहब भी पहुंच जाएंगे तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज।